दिन एक महिला अपनी 12 साल की बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और साथ में वो एक शिकायत पत्र भी लेकर जाती है। वहाँ पर पुलिस जो ड्यूटी पर रहती है उनको वो शिकायत पत्र देती है और कहती है कि साहब, इस पे जो आरोपियों के नाम हैं उन पर आप कार्यवाही कीजिए, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है। पुलिस लेती है उसका शिकायत पत्र और पढ़ती है। जैसे ही उसकी नज़र उस पर लिखे नाम पर जाती है तो चौंक जाता है, क्योंकि आरोपी का जो नाम था मोहित खान, वो कोई और नहीं बल्कि उसी के घर पर वो पुलिस स्टेशन चल रहा था। पुलिस वाला बोलता है महिला से कि आप एक काम करो, इसमें से जो एक नाम है वो आप हटा दो, दूसरा नाम लिखा रहने दो। तो महिला कहती है, नहीं सर, मुख्य आरोपी तो वही है, उसका नाम मैं कैसे हटा दूं? मुझे तो मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। इतना कहना था तभी पुलिस अपने जो हेड होते हैं, उसके सीनियर होते हैं, थाना इंचार्ज, उनके पास जाता है और कहता है कि साहब, एक महिला आई है और वो ऐसा ऐसा बोल रही है, क्या करे? तो इंचार्ज कहते हैं कि आप एक काम करो, महिला से बात करो, उसको समझाने की कोशिश करो कि वो ये नाम शिकायत में से हटा दे। लेकिन जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो महिला नाम हटाने के लिए तैयार नहीं होती है तो पुलिस उसका एफआईआर दर्ज नहीं करती और उसको वहां से भेज देती है। महिला चली जाती है। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, क्या है सनसनीखेज खुलासा जो कि अभी आपने हर जगह देखा होगा, टीवी चैनल, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह वायरल हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या की। जी हाँ दोस्तों, वही अयोध्या जो श्री राम की जन्मभूमि मानी गई है, जो हमारे श्री राम, हमारे आराध्य श्री राम की जन्मभूमि है। वहां से एक ऐसा घिनौना सच सामने आया है जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। बात है उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या की और अयोध्या का एक थाना है पूरा कलंदर और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है भदरसा। वहां की ये बात है, उसी भदरसा गांव में एक महिला रहती थी जो कि विधवा थी। महिला के पति की मौत लगभग 2 साल पहले हो चुकी थी। महिला के 4-5 बच्चे थे, जिसमें से 4 बेटियां और एक बेटा, जिसमें से सबसे छोटे बेटे की उम्र महज 6 साल थी। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो महिला के घर में कमाने वाला सिर्फ वो महिला थी। जैसे तैसे वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती थी, क्योंकि उसके घर में कोई और अर्निंग पर्सन नहीं था। अभी जुलाई के लास्ट वीक की ही बात है। महिला अपने घर पर थी बच्चों के साथ, तभी जो उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी, वो परेशान रहती है, रोने लगती है, थोड़ा अजीब बिहेव करती है। तो महिला उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। पहले तो बेटी कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब माँ बार बार उसको प्यार से पूछती है तो कहती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा और इसीलिए मैं परेशान हूँ। महिला कहती है कि ठीक है, अगर ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तो चलो मैं तुमको डॉक्टर को दिखा लाती हूँ। अब महिला अपनी बेटी को लेकर नज़दीक के ही वहाँ पे डॉक्टर के पास जाती है और जाकर चेकअप करवाती है। डॉक्टर जैसे ही उस बेटी को चेक करते हैं, उसका पेट चेक करते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस माँ से कैसे ये बात बताऊं। एक तो इतनी गरीब माँ, विधवा औरत माँ, और माँ के सामने ऐसी 12 साल के बच्ची की ये हालत। मतलब डॉक्टर की आंख में आंसू आ गए, लेकिन डॉक्टर भी करता तो क्या करता, बताना तो था ही। किसी भी तरीके से डॉक्टर ने हिम्मत जुटाई और महिला को बिठाया और बोला कि आप हिम्मत रखिए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपकी जो बेटी है, मुझे बताते हुए बहुत शर्म भी आ रही है और बहुत अफसोस भी हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। बोलती है, महिला बोलती है कि साहब, कोई खतरे की बात है क्या? आप सच सच बताओ क्या है?
तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी जो बेटी है महज 12 साल की है और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट। इतना सुनना था कि महिला कि समझ लीजिए कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और कोई भी माँ हो उसके साथ ये होना लाजमी था। अपने बेटी के बारे में ऐसी बात सुन के कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो भी बच्ची मात्र 12 साल की थी। महिला का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर उसको जैसे तैसे समझाते हैं और महिला को यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी बेटी से बात करो। महिला अपनी बेटी के पास जाती है, उसके सामने हाथ जोड़कर उसके पैरों पे गिर जाती है, रोती है और बोलती है कि बेटा मुझे एक बात बता दे कि तेरे साथ किसने ऐसा घिनौना काम किया है। बेटी भी चीख चीख कर रोने लग जाती है। बहुत माँ उसको पूछती है, लेकिन पहले बेटी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। लेकिन जब महिला उसको बहुत प्यार से पुचकार से पूछती है तो जैसे तैसे बेटी हिम्मत करती है और अपनी माँ को कहती है। माँ को बताती है कि माँ 2-2.5 महीने पहले की बात है, मैं काम मजदूरी पर से लौट रही थी। जो रास्ते में बेकरी मिलती है उसके पास में ही एक राजू नाम का लड़का खड़ा था। जब मैं आ रही थी तो उसने मुझे रोका और बोला कि मेरे साहब तुम्हें बुला रहे हैं, वो तुम्हें कुछ खाने के लिए देना चाहते हैं। तो मैं चली गई उनके साथ और जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए दिया और मैंने खा लिया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब महिला को सारी बात समझ में आ गई थी, क्योंकि वो 12 साल की मासूम बच्ची, उसकी उम्र ही कितनी थी जो इतना शातिरपना वो समझ सके कि उसको क्यों बुलाया जा रहा है। क्योंकि वो बेकरी के मालिक मोहित खान, जिन्होंने उसके साथ घिनौना काम किया था, साथ में राजू। हैरत की बात यह थी कि उसी बेकरी के अंदर उसको पहले कुछ खिलाया गया जिससे उसकी हालत बेहोशी जैसी हो गई। उसके बाद उसके जो मालिक थे बेकरी के, मोहित खान, जिनके तार समाजवादी पार्टी से भी जुड़े बताए जा रहे हैं, जो कि एक सक्रिय लीडर है समाजवादी पार्टी के, पहले वो उसके साथ नाजायज संबंध बनाते, उसका रेप करते हैं। और जो उनका नौकर होता है राजू, वो पूरी वीडियोग्राफी करता है। और वीडियोग्राफी करने के बाद जो पहले उसके मालिक उसके साथ रेप करते हैं, उसके बाद जो नौकर राजू होता है वो भी उसके साथ रेप करता है। हालांकि उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और जब लड़की होश में आती है तो उसको वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है और उसको धमकाते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो ये जो वीडियो है वो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा और उसके बाद तुम किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब 12 साल की बच्ची को जितना डरा सकते थे वो डरा देते हैं और बच्ची डरी सहमी घर चली जाती है। हैरत की बात यह थी कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। ऐसा करके उस वीडियो के बहाने, उस वीडियो का डर दिखाकर उस बच्चे को बार बार वहीं बुलाया जाता है और बार बार बुलाकर उस बच्चे के साथ बार बार वही सब किया जाता है। बच्चे को अंदेशा भी नहीं था कि उसके साथ आगे चलकर ऐसा भी हो जाएगा और ना ही रेप करने वालों को पता था कि उनकी पोल एक दिन खुल जाएगी, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि ये बच्ची तो इतनी डरी हुई है कि ये किसी को भी नहीं बताएगी। और शायद अगर वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती, उसके पेट में दर्द नहीं होता, तो शायद ये घिनौना काम करने वालों को कभी ना तो सामने आते और ना किसी को पता चलता और ना जाने कब तक यही सब कुछ ऐसा ही चलता रहता। खैर, जब पेट में दर्द होता है तो माँ उसको लेकर जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसे बताते हैं। माँ को जब सच्चाई पता चलती है, आरोपियों का पता चलता है, राजू और मोहित खान नाम के व्यक्ति ने उसकी 12 साल की बच्ची के साथ जो हरकत की थी, उसके बाद वो माँ पुलिस स्टेशन जाती है। लेकिन पुलिस स्टेशन में कोई उसकी कंप्लेन नहीं लेता, FIR ही दर्ज नहीं की जाती। माँ बार बार पुलिस स्टेशन जाती है, यहाँ तक कि वहाँ के जो थाना इंचार्ज थे उनसे भी मिलती है, लेकिन फिर भी उसकी कोई भी कंप्लेन नहीं लिखता। इसी बीच महिला बहुत परेशान थी और इसी बीच उस महिला की मुलाकात होती है एक समाज सेविका से। और जब समाज सेविका से मुलाकात होती है, वो महिला सारी सच्चाई बताती है।
उसके बाद समाज सेविका उस महिला को अपने साथ लेकर फिर से थाना जाती है और थाना जाकर कहती है कि ये महिला इतने दिनों से आपके पास कंप्लेन लिखाने आ रही है और आप इसकी कंप्लेन क्यों नहीं लिख रहे हो। और वहाँ पर जो तैनात रहते हैं ड्यूटी पर थाना इंचार्ज वगैरह, उससे उस महिला की बहस हो जाती है। बहस ज़्यादा बढ़ जाती है और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जैसे ही पता लगता है तो वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या और बहुत से ऐसी संस्थाओं के लोग जो समाज सेविका के रूप में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है पूरी तरीके से बवाल मच जाता है और जब बवाल मचता है तो ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है। वहाँ पर रिपोर्टिंग होनी शुरू हो जाती है, कैमरे में कैद हो जाती है ये घटनाएं और उसके बाद देखते ही देखते ये घटनाक्रम, ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। क्योंकि ये केस था ही ऐसा कि एक जाने माने व्यक्ति के नाम से जुड़ा हुआ था। वो समाजवादी पार्टी का लीडर था, इसीलिए ये बात और ज़्यादा फैलती है आग की तरह, क्योंकि महिला काफ़ी दिनों से परेशान थी और उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही थी। सोशल मीडिया, टीवी चैनल, हर जगह ये बात फैल जाती है और शायद जो आरोपी थे उन्होंने इस बात का कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि एक लाचार महिला की बेटी के साथ अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसकी क्या ही हो सकता है, ये क्या कर सकती है हमारे खिलाफ। लेकिन कहते हैं ना कि ये सोशल मीडिया का पावर है। सोशल मीडिया के पावर का अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जो वहाँ के यही सब घटनाक्रम चल ही रहा था और ये बात पहुँचती है वहाँ के विधायक के पास। बीकापुर विधानसभा के जो विधायक अमित सिंह थे उनके पास ये बात पहुँचती है और वो जो पीड़ित परिवार था उनसे संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद सारा घटनाक्रम जानते हैं और उसके बाद जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। अब जैसे ही ये बात पुलिस थाने में मौजूद अधिकारियों को पता चलती है कि ये पीड़ित परिवार तो योगी आदित्यनाथ जी से मिलने पहुंचने वाला है, तो आनन फानन में सारे केस पे सारा रुख ही बदल जाता है। पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर लेती है, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लेती है और सारा काम इतना स्पीड होता है कि उसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकते। खैर, अपॉइंटमेंट लिया जाता है, पीड़ित परिवार योगी आदित्यनाथ जी से मिलता है और सब कुछ बताता है। योगी आदित्यनाथ जी सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। विधानसभा सत्र चल रहा था, वहां पे योगी आदित्यनाथ जी खड़े होते हैं और खड़े होकर उस 12 साल की बच्ची के साथ जो घटनाक्रम हुआ था चीख चीख कर सभी को बताते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे केस, एक जो बुजुर्ग जो लाचार महिला थी, गरीब महिला थी, उसकी एफआईआर दर्ज तक नहीं की जाती क्योंकि वो एक नामी व्यक्ति था और समाजवादी पार्टी का एक एक्टिव लीडर था। और जैसे ही विधानसभा में योगी जी का ये बोलना था, ये खबर और ज़्यादा सुर्खियों में आ जाती है। उसके बाद पुलिस कार्रवाई पर भी उतर आती है। साथ ही अब उस आदमी जो नदीम खान होता है उसकी सारी कुंडली मंगाई जाती है कि आदमी क्या करता है, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें। जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि जिस बेकरी में उस लड़की का रेप किया गया था, जो उसकी बेकरी थी, वो खुद ही अवैध जगह पर बनी हुई थी। और इस जानकारी के बाद उस बेकरी को बुलडोजर की सहायता से तहस नहस कर दिया जाता है। अब इस केस में सारी गुत्थियां आगे बढ़ने लग जाती हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें कूद पड़ती हैं क्योंकि ये मामला राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था। वो आदमी जो आरोपी था वो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था। अब आने वाले समय में इस केस में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, यहीं पर एक सनसनीखेज खुलासा और भी आया है न्यूज के माध्यम से कि जो नदीम खान की वाइफ है, पत्नी है, वो ये कह रही है कि मेरा जो पति है वो ऐसी हरकत कर ही नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उम्र ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो उम्र के जिस पड़ाव में है
वो किसी भी औरत के साथ ऐसा रिश्ता नहीं बना सकता, किसी का रेप नहीं कर सकता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और इसी बीच एक समाजवादी पार्टी के जो मुख्य लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा है कि जो आरोप हैं पहले उन आरोपों की पुष्टि की जानी चाहिए। यानी कि जो बेटी आरोप लगा रही है 12 साल की पीड़िता, पहले उसका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। और अगर डीएनए टेस्ट में आरोपी सिद्ध होता है, जो भी आरोपी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हर तरफ सोशल मीडिया में यही बातें चल रही है कि इस घटनाक्रम का जो भी आरोपी हो, उसे जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि एक तो 12 साल के मासूम, दूसरा उस मासूम के सिर पर पिता का साया तक नहीं। अरे सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। किसी के अंदर इतनी भी ममता नहीं। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, किसी की जिंदगी को सुधारने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, तो किसी की जिंदगी सुधारने के बजाय उसको बर्बाद करने का हक आपको किसने दिया है। हमारी तो सभी से यही अपील है कि इस केस में जितना जल्दी हो सके बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही हमारे देश में आए दिन ऐसे केस सुनने में आ रहे हैं। क्यों हमारे देश में ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं बनाया जाता जो रेपिस्ट को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दिला सके, ताकि आरोपी ऐसा करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। दोस्तों, ये था पूरा घटनाक्रम। आगे चलकर क्या होगा इस केस में, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, वो तो वक्त ही बताएगा। कौन दोषी पाया जाता है जांच पड़ताल में, किसको क्या सजा होगी, कितना लंबा ये केस चलेगा, पता नहीं। खैर, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है, सचेत करना है। जितना ज्यादा हो सके सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको देश और दुनिया की ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से आप रूबरू होते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।